रसायन विज्ञान के अंतर्गत आज हम रासायनिक समीकरण के महत्वपूर्ण प्रश्न को हल करेंगे। बोर्ड में किस तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं, आइए उसको हल करने का तरीका बताते हैं। देखिए, सबसे पहले आप देखिए ऑक्सीकारक, वह पदार्थ जो ऑक्सीकरण के लिए ऑक्सीजन देता है। क्या करता है? ऑक्सीजन देता है, ऑक्सीकारक पदार्थ कहलाता है। जैसे ये समीकरण है CuO, कॉपर ऑक्साइड पे जब हाइड्रोजन की क्रिया कराते हैं तो कॉपर इससे अलग हो जाता है और जल बनता है। तो इसमें लिखा है ऑक्सीजन ऑक्सीजन देता है। तो किस तत्व ने ऑक्सीजन दी? CuO ने। तो इसमें CuO जो हुआ वो ऑक्सीकारक हुआ, जो भी ऑक्सीजन देगा। तो क्योंकि ऑक्सीजन इसी के पास है, यही देगा, तो इसका मतलब CuO जो हुआ वो ऑक्सीकारक हुआ। अपचायक इसका अपोजिट होता है, वह पदार्थ जो ऑक्सीजन को हटाने के लिए उत्तरदायी होता है, यानी कि जो इस ऑक्सीजन को निकालना। पहले समीकरण में देखिए हाइड्रोजन ने ऑक्सीजन को निकाल दिया, तो हाइड्रोजन ने निकाला, इसका मतलब ये हो गया अपचायक। जो ऑक्सीजन, जिसके पास ऑक्सीजन रहता है वो ऑक्सीकारक होता है, और जो तत्व ऑक्सीजन को निकाल देता है वो अपचायक होता है। तो इस तरीके से ऑक्सीकारक अपचायक होते हैं। आइए बोर्ड में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं उस पर देखेंगे। निम्नलिखित अभिक्रियाओं में ऑक्सीकारक को पहचानिए। ये मैंने कुछ अभिक्रिया लिखी हैं जो जैसे कि बोर्ड में पूछी जाती है। ये पहली समीकरण दे दी, Mg पे ऑक्सीजन की क्रिया कराने से MgO बन गया। तो इसमें ये पूछा कि बताओ ऑक्सीकारक कौन है। अब मैं यहां लिख के बताता हूं, Mg प्लस O2 क्या बन गया? 2MgO। तो ये ऑक्सीजन तो यही है, एक ऑक्सीजन इसमें से निकल गई, देखो। तो ये जो हुआ इसमें O2 जो क्या हुआ? ऑक्सीकारक हुआ। पहली समीकरण में ऑक्सीकारक कौन है? O2। आइए दूसरे समीकरण में देखते हैं। CuSO4 पे Zn की क्रिया कराते हैं तो कॉपर अलग हो जाता है और ZnSO4 बनता है। तो ऑक्सीजन किसके पास है? इस तत्व के पास। तो ऑक्सीकारक कौन हुआ? ऑक्सीकारक और अपचायक हमेशा अभिकारक होते हैं, या तो ये या ये। कभी इधर के साइड जो उत्पाद बनते हैं उसमें ऑक्सीकारक नहीं होते। तो आपका आंसर जो रहेगा या तो ये रहेगा, ये रहेगा। अगर एक तत्व ऑक्सीकारक है तो दूसरा तत्व अपचायक है, तो वो आपसे पेपर में या तो ऑक्सीकारक पूछ सकता है या अपचायक पूछ सकता है। तो ऑक्सीकारक जिस पे ऑक्सीजन वो ऑक्सीकारक, और जो दूसरा उसके साथ है वो अपचायक। तो हम कह सकते हैं, तो सेकंड वाली में CuSO4 क्या हुआ? ऑक्सीकारक, और Zn क्या हुआ? अपचायक। तो आपको देखना है कि वो आपसे ऑक्सीकारक पूछ रहा है या अपचायक पूछ रहा है। देखिए तीसरी समीकरण में भी, तीसरे समीकरण पे इस तत्व पे ऑक्सीजन है, तो ये क्या हुआ? ऑक्सीकारक। V2O5 क्या हुआ? ये ऑक्सीकारक। और जो इसके साथ है कैल्शियम, वो क्या हुआ? अपचायक। तो इस तरीके से हम समीकरण में ऑक्सीकारक अपचायक बता सकते हैं। आइए चौथी समीकरण में देखते हैं। ऑक्सीजन कहाँ है? जल के पास। तो इसमें जल क्या हुआ? ऑक्सीकारक। और Fe क्या हुआ? अपचायक। इससे नीचे वाली समीकरण में O इस वाले तत्व के पास है, तो O क्या हुआ? CuO ऑक्सीकारक, और इसके साथ H2 क्या हुआ? अपचायक। इसी तरीके से PbO4, अब इन दोनों पे ऑक्सीजन है। यहां देखिए इस पे भी ऑक्सीजन है, इस पे भी ऑक्सीजन है, तो इसमें अपचायक कौन हुआ? तो ऑक्सीजन को कौन हटा रहा है? यहां से ऑक्सीजन हट गई, देखियो Pb वाले तत्व से ऑक्सीजन हटी है, जबकि जल यहां भी है और जल यहां भी है, तो ऑक्सीजन इससे हटी है, तो ये ऑक्सीकारक हुआ। Pb3O4 ये क्या हुआ? ऑक्सीकारक। और जल क्या हुआ इसमें? अपचायक। ठीक है, इस तरीके से आपको समीकरण दे के रखेंगे और आपसे ऑक्सीकारक और अपचायक पूछा जाएगा, तो इस तरीके से आप आराम से ऑक्सीकारक या अपचायक को बता सकते हैं। अब बोर्ड में इस तरीके से भी आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि निम्नलिखित समीकरण को संतुलित कीजिए। ये समीकरण आपसे संतुलित कराएगा। आइए समीकरण को संतुलित करना सीखते हैं कि किस तरीके से समीकरण संतुलित की जाती है। जैसे कि पहली समीकरण है Fe प्लस H2O और Fe3O4
प्लस H2। इस समीकरण को हमें संतुलित कर लिया है। तो सबसे पहले ये देखिए यहाँ Fe पे कितने अणु है, या Fe के कितने परमाणु है, 3। तो जितने यहाँ है उतने ही सबसे पहले उस तत्व को लेंगे जो सिंगल रहता है। ज्यादातर सिंगल वाले तत्व को देखते हैं, चाहे इधर सिंगल हो चाहे इधर सिंगल हो। तो Fe के यहाँ 3 है, तो इसे संतुलित करने के लिए मुझे Fe के आगे 3 लगाना पड़ेगा। इस तरीके से देखिए Fe तो संतुलित हो गया, 3 Fe के अणु है और 3 ही यहाँ है Fe के, तो दोनों तरफ सेम होने चाहिए। अब हमें संतुलित करना है H2 को और O को। O के यहाँ कितने हैं, 4। अगर मैं इसके आगे 4 लगा दूं, हमेशा आगे ही रखते हैं, नीचे नहीं लगाने, तो 4 हाइड्रोजन के 4 लगा दे, हाइड्रोजन का आगे 4 लगा देता हूं, तो ये 4 H के भी हुए और O के भी हुए। तो O के हो गए पूरे 4 थे, तो इस तरीके से O के 4 हो गए। लेकिन हाइड्रोजन के देखिए यहाँ 2 है और यहाँ 2 जो 8, यहाँ हाइड्रोजन के 8 है। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, इसके आगे भी 4 लगाना पड़ेगा, 4 दूनी 8। तो ये समीकरण अब संतुलित हो गई। देखिए एक बार कैसे, यहाँ Fe के 3 है, 3 ही Fe के हैं। फिर हाइड्रोजन के 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, यहाँ भी 8 हो गए। O के कितने हैं, 4, और यहाँ भी O के कितने हैं, 4। इस तरीके से ये पूरी की पूरी समीकरण संतुलित हो गई। आइए अब देखते हैं हम MnO2 को। दूसरी समीकरण देखते हैं, MnO2 प्लस HCl और क्या है, MnCl2 प्लस जल और प्लस Cl2। अब आप यहां देखिए, अब इसको हम संतुलित करेंगे। Mn का इधर भी एक अणु है, इधर भी एक अणु है, तो Mn तो संतुलित में है। लेकिन अब हम देखेंगे O के यहाँ कितने हैं, 2, और इधर O का कितना है, 1, तो इसके आगे मैं 2 लगा देता हूं। इस तरीके से O के भी 2 पूरे हो जाते हैं। आप किसी भी तत्व को पहले संतुलित कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि पहले अमीन को ही, जैसा आप संतुलित करना चाहे कर सकते हैं। तो O के 2 हो गए पूरे, इधर भी O के 2 हैं। अब हम देखेंगे Cl, 2 ये कितने हो गए, 4, और दूसरी तरफ है 1, तो इसके आगे मैं 4 लगा देता हूं। इस तरीके से 4 Cl के हो जाएंगे, और इधर भी 4 Cl के हैं, और हाइड्रोजन के कितने हो गए, 2 दूनी 4, यहाँ भी हाइड्रोजन के 4 है। तो प्रत्येक तत्व दोनों तरफ संतुलित हो गए, जितने अणु इधर थे उतने ही अणु इधर की साइड। तो ये आपकी संतुलित समीकरण हो गई। अब देखते हैं PbNO3, PbNO3 का ऑल ट्वाइज, और इस क्या बना है, PbO प्लस NO2 प्लस O2। आइए इस समीकरण को संतुलित करने की कोशिश करेंगे। यहाँ Pb के कितने अणु हैं, 1, इधर भी Pb का 1 है, और N के देखते हैं, N के यहाँ देखिए 2 है, N के कितने हैं, 2, तो इसके आगे मैं 2 लगा देता हूं N के। तो इस तरीके से N के भी 2 अणु हो गए। देखिए N के 2 है, O के कितने हैं, 3 दूनी 6, और O के इधर कितना आ रहे, 2 दूनी 4 और 2 6 और 1 7। O के संतुलित नहीं हुए। इस तरीके से हम क्या करेंगे, अगर इस तरीके से संतुलित नहीं होता तो आप यहाँ एक काम करेंगे, 2 यहाँ Pb के लगाइए। Pb के 2 हो गए, तो इधर मुझे भी 2 लगाने पड़ेंगे Pb के संतुलित करने के लिए। तो 2 ही Pb के हो गए, 2 इसको हो गए। अब Na के देखते हैं, 2 दूनी 4, Na के कितने आ गए, अब 2 थे ये रे, अब 2 यहां से, तो 4 हो गए। तो Na के अब कितने करने पड़ेंगे मुझे, 4। अब O के देखिए कितने हो गए, 3 दूनी 6 दूनी 12, 12 गिनेंगे इधर, 2 4 दूनी 8 और 2 10 और 2 12। तो ये समीकरण संतुलित हो गई। इस तरीके से हमने ये वाली समीकरण भी संतुलित कर ली। आगे देखते हैं HNO3 वाले, HNO3 प्लस CaOH का होल ट्वाइस और कैल्शियम नाइट्रेट बना, कैल्शियम नाइट्रेट प्लस जल। तो आइए पहले थोड़ी देर इस समीकरण को देखते हैं और फिर आराम से संतुलित करते हैं। कैल्शियम इधर भी 1 है और कैल्शियम का इधर भी 1 है, लेकिन देखिए नाइट्रोजन गड़बड़ कर रहा है। यहाँ नाइट्रोजन के कितना आ रहे हैं, 2। देखिए जो कोष्टक है ये नाइट्रोजन के 2 है और ऑक्सीजन के 3 दूनी 6 है। तो आइए पहले नाइट्रोजन के संतुलित करते हैं। N के 2 है, तो इसके आगे 2 लगा देते हैं, तो नाइट्रोजन के 2 हो गए। अब हमें देखना है H के 2 है,
तो H के ऑलरेडी पहले ही 2 है। अब O के गिनते हैं, 3 दूनी, ये 3 दूनी 6 और 2 8, इधर को 8 होने चाहिए, 3 दूनी 6, 2 लगाइए इसके आगे और 2 8, हाइड्रोजन के 2 दूनी 4 हो गए, 2 ये रे और 2 ये रे, तो 4, तो ये समीकरण भी संतुलित होगी। तो इस तरीके से हम समीकरण को संतुलित कर सकते हैं। आइए अब देखते हैं नेक्स्ट समीकरण, BaCl2 प्लस H2SO4 और इसको क्या बनता है, BaSO4 प्लस HCl। इसे देखते हैं संतुलित करना है। यहां भी Ba का 1 है और इधर भी Ba का 1 है, तो Ba तो संतुलित है। हाइड्रोजन के देखिए यहाँ कितने अणु है हाइड्रोजन के, 2, और इधर कितना है, 1, तो मैं इसके आगे 2 लगा देता हूं, हाइड्रोजन के 2 हो गए। S का 1 है, इधर भी S का 1 है, S भी बराबर। O के देखिए इधर 4 है, यहाँ भी O के 4 है, O भी बराबर। Cl के यहाँ 2 है और यहाँ भी Cl के 2 गए, तो ये समीकरण भी संतुलित हो गई। इस तरीके से हम समीकरण को संतुलित करके देख सकते हैं। नेक्स्ट समीकरण ये आप स्वयं संतुलित करके देखिएगा इसी तरीके से, और अगर संतुलित नहीं होती तो मैसेज करके हमें बता दीजिएगा, ये वाली समीकरण संतुलित करेंगे। आइए और बोर्ड में किस तरीके से इस लेसन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछे जाता है कि आपसे समीकरण बनाएगा। जैसे क्या होता है जब केवल समीकरण दीजिए, आपको केवल समीकरण बनानी, इस क्वेश्चन को जरा अच्छे से करेंगे। आइए देखते हैं इस क्वेश्चन के भी। इस क्वेश्चन करने के लिए आपको तत्व बनाने आने चाहिए, और मैंने अपनी एक वीडियो में आपको रासायनिक सूत्र बनाने बताए हैं। अगर आप पे रासायनिक सूत्र बनाने आते हैं तो इस समीकरण को आप आसानी से बना सकते हैं। अगर आपने मेरी वीडियो नहीं देखी तो आप जाकर रासायनिक सूत्र बनाने की वीडियो देखिए और इस समीकरण को समझिए। आइए समझते हैं। सबसे पहले ये कह रहा है जिंक धातु, जिंक को कहते हैं Zn, प्लस इसकी क्रिया किससे करा रखी है, कॉपर सल्फेट से। अगर मैं जिंक धातु की कॉपर सल्फेट से क्रिया कराता हूं तो जिंक इसे आसानी से निकाल देता है। क्यों निकाल देता है, अभी थोड़ी देर में मैं बताता हूं। सब पहले समीकरण बना के दिखा देते हैं कि जब जिंक धातु की क्रिया कॉपर सल्फेट विलयन में डाला जाता है तो क्या होता है। जैसे ही जिंक को हम कॉपर सल्फेट के विलयन में डालेंगे तो कॉपर यहां से निकल जाएगी और इसकी जगह Zn आ जाएगी। ऐसा क्यों होता है अभी बताता हूं। Cu को इसने निकाल दिया। देखिए एक विद्युत रासायनिक श्रेणी है, ये विद्युत रासायनिक श्रेणी होती है जिसमें कि ये विद्युत रासायनिक श्रेणी है। इनका तो मानक इलेक्ट्रॉनिक विभव माइनस में होता है और हाइड्रोजन से नीचे वाले का प्लस में होता है। तो अब आप ये इनकी क्रियाशीलता का क्रम ऊपर से नीचे की ओर घटता है, क्रियाशीलता का क्रम घटता है। किसका, क्रियाशीलता का। तो अगर मैं क्या हूं, लिथियम ज्यादा क्रियाशील है या पोटेशियम, तो इसमें लिथियम ज्यादा क्रियाशील है, यानी कि ऊपर वाला तत्व नीचे वाले से ज्यादा क्रियाशील होता है और ये आसानी से नीचे वाले को हटा सकता है। तो अब आप देखिए इसमें Zn आया है और Cu आया है, तो Zn कहाँ है, ये रहा, और Cu इसके नीचे है। तो ऊपर वाला नीचे वाले को इस विद्युत रासायनिक श्रेणी के द्वारा नीचे वाले को उसके लवण से हटा देगा। तो Cu के साथ SO4 था और Zn कहाँ है, इससे ऊपर है, तो Zn बहुत आसानी से Cu को निकाल देगा, इसलिए समीकरण ये बनी। और ये कॉपर सल्फेट का सूत्र कैसे लिखा जाता है, ये मेरी आप रासायनिक सूत्र बनाने की विधि में आप उसको अच्छे से देख लीजिए। तो पहली समीकरण ये बनेगी। चलो दूसरी देखते हैं। तनु सल्फ्यूरिक अम्ल दानेदार जिंक के साथ अभिक्रिया करता है। फिर देखते हैं दूसरी समीकरण। तनु सल्फ्यूरिक अम्ल,
ये Zn ले लिया, इसकी क्रिया सल्फ्यूरिक अम्ल को कहते हैं H2SO4। तो क्या करेगा देखिए, फिर हाइड्रोजन यहां है, हाइड्रोजन ये रहा और Zn ये रहा। तो Zn फिर ऊपर है ना H2 से, तो ये क्या करेगा H2 को यहां से निकाल देगा और ZnSO4 बना लेगा, प्लस H2 यहां से निकल जाएगा। संतुलित भी देखिएगा, साथ के साथ संतुलित है। तो इस तरीके से यह अभिक्रिया हो जाएगी। Zn क्या करेगा SO4 से क्रिया करके जिंक सल्फेट बना लेगा और हाइड्रोजन को निकाल देगा। तो इस विद्युत रासायनिक श्रेणी के अकॉर्डिंग ये समीकरण को आप आसानी से बना सकते हैं। तीसरी समीकरण देखिए, तीसरे में कहा सिल्वर धातु को कॉपर सल्फेट के विलयन में डाला जाता है। सिल्वर धातु को क्या कहते हैं हम Ag। जब Ag को किसके विलयन में डाला जाता है, कॉपर सल्फेट के, कॉपर सल्फेट ये हो गया। तो अब आप ये जरा ध्यान से देखने का, सिल्वर येरी और कॉपर येरी, कॉपर सिल्वर से ऊपर है विद्युत रासायनिक श्रेणी में, कॉपर ऊपर है सिल्वर से, तो अतः ये क्रिया नहीं होने की, ये क्रिया नहीं होने की। तो ये समीकरण आप बना ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि क्रियाशील धातु ऊपर है और उससे कम क्रियाशील नीचे है। तो कम क्रियाशील धातु ज्यादा क्रियाशील धातु को उसके लवण से नहीं निकाल सकती, इसलिए ये समीकरण नहीं होने की। नेक्स्ट वाली समीकरण देखते हैं। नेक्स्ट वाले में क्या है, नाइट्रिक अम्ल कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया करता है। नाइट्रिक अम्ल को कहते हैं HNO3। जब HNO3 ये हो गया नाइट्रिक अम्ल, इसकी क्रिया किससे करा रहे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस, ये होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र। तो जब हम नाइट्रिक अम्ल की क्रिया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से कराते हैं तो क्या बनता है देखिए, CaNO3 का होल ट्वाइस, यानी कि ये कैल्शियम धातु इस नाइट्रिक अम्ल से क्रिया कर लेगी। तो ये बन गया CaNO3 का होल ट्वाइस और प्लस क्या बचा, जल, प्लस जल निकल जाता है। तो इस तरीके से ये कैल्शियम नाइट्रेट, ये वाली समीकरण बनती है किसके साथ, नाइट्रिक अम्ल के कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ जब हम क्रिया करते हैं तो ये समीकरण बनते हैं। संतुलित आप इसको भी कर लीजिए, जैसे कि मैंने ये संतुलित करने का तरीका बताया था। ये संतुलित नहीं है, इसको आप संतुलित करके देख लीजिए, ठीक है ना। तो समीकरण तो ये बननी है। आप देखते हैं नेक्स्ट समीकरण। सोडियम धातु जल से क्रिया करता है। सोडियम धातु, सोडियम को कहते हैं हम Na। जब ये जल से क्रिया करता है तो देखिए H2 नीचे है और सोडियम धातु ये, तो ऊपर वाला नीचे वाले को तो विस्थापित कर देगा। तो यानी कि क्या ये क्रिया संभव है, हाँ ये क्रिया बन सकती है। क्या बनेगा इसमें, NaOH। क्यों बनेगा OH, क्योंकि जल आपको पता है जल पानी में टूटता है H पॉजिटिव में प्लस OH नेगेटिव में। तो ये OH नेगेटिव सोडियम से क्रिया कर लेगा, इसलिए NaOH बनेगा और प्लस क्या निकल जाएगा इसके साथ, जल, या हाइड्रोजन भी निकल सकते हैं, जल भी हो सकता है। संतुलित करेंगे तो इसके आगे 2 लगा दीजिए और यहाँ भी 2 लग जाएगा, इस तरीके से संतुलित हो जाएगी। अब नेक्स्ट देखिएगा क्या कहा उसने, सोडियम सल्फेट को बेरियम क्लोराइड के साथ मिलाया जाता है। सोडियम सल्फेट को कहते हैं Na2SO4। इसको किसके साथ मिलाया जा रहा, बेरियम क्लोराइड BaCl2। तो होता क्या है, ये BaSO4 आपस में क्रिया कर लेंगे और क्या बचेगा, NaCl, दोनों लगा दीजिए क्योंकि 2 है Na के यहाँ, और प्लस BaSO4। इस तरीके से आप समीकरण बना सकते हैं। और अगर ये समीकरण अच्छे से आपको अगर ये सूत्र लिखने आते हैं तो समीकरण बहुत आसानी से बन सकती है। और अगर आप पे सूत्र बनाने नहीं आ रहे तो घबराने की जरूरत नहीं है, आप मेरी वीडियो में जाके इनको बनाने की तरीका देख सकते हैं, रासायनिक सूत्र बनाने के नियम वाली वीडियो में।